हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 4 और ये लास्ट पार्ट है पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। और इसमें स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 53 से, जो पूछा गया पीजी 2016 में। क्या क्वेश्चन बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस गिवन बिलो इज नॉट ट्रू। बेटा देखिए, नॉट इधर लिखा है और ट्रू इधर लिखा है, पढ़ने में गलती ना हो। इसमें हमें वो कथन चूज करना है जो कि सही नहीं है। किसके लिए? ऑक्सी फास्फोरस एसिड के लिए। तो पहली बात समझिए, क्या पहला कथन क्या बेटा? एट लीस्ट वन पी डबल बॉन्ड और लिंकेज इज प्रेजेंट इन ऑल ऑक्सी एसिड्स। सही है, जितने भी ऑक्सी एसिड्स हैं बेटा उसमें क्या है, कम से कम एक पी डबल बॉन्ड और लिंकेज है ही है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्या है? एट लीस्ट वन पीएच लिंकेज इज प्रेजेंट इन ऑल ऑक्सी एसिड। मतलब कम से कम एक पीएच लिंकेज हो, ऐसा जो नहीं है। क्यों बेटा? देखिए, यदि आपको याद हो तो जो हम इधर लिख रहे हैं ऑक्सी आपका ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जो है उसमें क्या है, उसमें पीएच लिंकेज नहीं है। ये भी एक ऑक्सी एसिड है लेकिन इसमें पीएच लिंकेज नहीं है। लेकिन और देखिए, हाइपोफॉस्फोरस एसिड की बात करें हम, ये क्या बेटा आपका? ये आपका है H3PO2, ये आपका H3PO4। या हम दूसरा बात करें ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड की, बहुत ध्यान देखिए बेटा, ये आपका है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ये आपका है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड। ये वाला आपका है क्या? ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। देखिए, तो हाइपोफॉस्फोरस में पीएच बॉन्ड है, ऑर्थोफॉस्फोरस में पीएच बॉन्ड, लेकिन फॉस्फोरिक एसिड में पीएच बॉन्ड नहीं है। यानी सारे ऑक्सी एसिड में पीएच बॉन्ड हो यह जरूरी नहीं है। तो आपका यही जो सेकंड यानी बी ऑप्शन है वह इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, क्योंकि यह एक गलत कथन है, ट्रू स्टेटमेंट है फॉर ऑक्सी एसिड्स। क्वेश्चन में आपको क्या था, आपको ढूंढना था जो सही नहीं हो। बाकी अगला देखिए, एटलीस्ट वन पीओएच लिंकेज। सही है, क्योंकि सब में कम से कम पीओएच लिंकेज होगा तभी तो ऑक्सी एसिड होगा। पीओएच लिंकेज होगा तभी ऑक्सी एसिड होगा। अगला क्या है? पी एटम इन ऑल ऑक्सी एसिड्स हैव 4 कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है क्योंकि वो 4 बॉन्ड फॉर्म करते हैं, 4 एटम से जुड़ते हैं। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, टोटल 4 एटम से कंबाइन किए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ऑक्सी एसिड्स में। तो ये डी वाला सही है, सी वाला सही, ए वाला स्टेटमेंट सही है, लेकिन स्टेटमेंट बी जो है वह रॉन्ग है। और हमारे क्वेश्चन ने भी कहा था कि हमें रॉन्ग स्टेटमेंट या जो नॉट ट्रू यानी सही ना हो वो स्टेटमेंट चूज करना है। तो ऑप्शन आपका ये सही हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है व्हेन एल्यूमिना इज हीटेड विद कार्बन इन नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर द प्रोडक्ट इज। इसके लिए आपको रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी। एल्यूमिना की रिएक्शन क्या है? Al2O3.2H2O प्लस कार्बन 3C, एटमॉस्फेयर क्या है? नाइट्रोजन का। क्या बताइए? एल्यूमिना का फॉर्मूला लिखा 3C + N2, बनेगा क्या? बनेगा आपका 2Aln प्लस 3CO प्लस 2H2। ये आपका फॉर्म होगा, हमने इसलिए से ब्रैकेट में लिख दिया है ताकि हौश पौश ना हो, ऊपर के रिएक्शन आपको दिखाई दे। यह रिएक्शन है उसकी। जब रिएक्शन करता है एल्यूमिना, हीट करते हैं हम कार्बन की वजह से नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में, तो क्या बनता है? Aln बनेगा और CO बनेगा। यह मेट्रोलॉजी का पार्ट है, लेकिन हमने पढ़ रखा है बोरॉन फैमिली में, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिख दिया है। Aln और CO बनेगा। देखिए ऑप्शन में Al नहीं, Aln और CO। इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन सही उत्तर है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए सही है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था पीजी 2016 में, दूसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 54 आल्सो आस्क्ड इन पीजी 2016 में पूछा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हिच इज द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ऑर्थोसिलिकेट। यह क्वेश्चन कब का है? यह क्वेश्चन है पीजी 2016 का। यह क्वेश्चन भी किसका है? पीजी 2016 का। और आपको पता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑर्थोसिलिकेट का क्या है? ये है, आपको हमने सिलिकेट्स पढ़ाया था तो बताया था इसमें आपको SiO4 माइनस होता है इसका बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। आपको सब याद दिया है, आपने सिलिकेट्स पढ़ रखा है, पूरा लेक्चर हमारा देख रखा है, तो उसमें हमने बता रखा है, इंटीमेट कर रखा है कि सिलिकेट्स की जो यूनिट होती है वही पूछी जाती है। ऑर्थो पैरोसिल सिलिकेट जितने भी हैं सबको आपको यूनिट याद रखना है। और साथ में क्या रखना है
कि कितने ऑक्सीजन एटम जो है लिंकेज में है। यही चीजें आपको याद है, इतना आपने याद रखा है। तो सिलिकेट्स पर कोई भी क्वेश्चन आएगा इसी तरह, इसी से पूछा जाता है, या तो यूनिट पूछेगा या क्या पूछेगा कितने ऑक्सीजन शेयरिंग में इन्वॉल्व है। तो बेसिक यूनिट क्या है, SiO4 4 माइनस, या क्वेश्चन PG 2016 का है। आपको कितने सेकंड लगे आपको याद है, तो मुश्किल 2 सेकंड में आपने टिक किया, बस काला कर लिया, तो 10 से 12 सेकंड में क्वेश्चन हो गया। यही सब क्वेश्चन जो आपके हैं जो आसान, मतलब इस तरह के हैं जो एक बार में देखने से हो जाएंगे, वो आपका समय बचाएंगे, जो आप फिजिकल के क्वेश्चन करने में, न्यूमेरिकल्स करने में यूटिलाइज करेंगे। यदि आपको नहीं याद है तो फिर आपको चीज नहीं हो पाएगी, इसलिए पूरा लेक्चर पढ़िए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कैन नॉट एग्जिस्ट। यह भी क्वेश्चन PG 2016 का है। एग्जिस्ट नहीं करता, थोड़ा एग्जिस्ट नहीं करता मतलब आपका बॉन्डिंग का भी क्वेश्चन हो सकता है और पी ब्लॉक का भी, तो किसी में भी जाए, हमने बॉन्डिंग पढ़ रखी है और पी ब्लॉक भी पूरा पढ़ रखा है। क्वेश्चन क्या है कि कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, तो देखिए सिलिकॉन SiCl62- GeF62- CCl62- और SnCl62-। तो बेटा देखिए ये सब कार्बन फैमिली के हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Sn मतलब टिन और लेड। और आपको पता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड में यदि आपको याद हो तो हमने आपको एनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन बताया था, जहां ये चीज बार बार एम्फसाइज की थी कि कार्बन अपनी कोवैलेंसी 4 होती है उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी, और वो अपनी कोवैलेंसी उससे एक्सटेंड नहीं कर सकता, क्योंकि कार्बन के पास क्या नहीं होता है, उसके पास वैकेंट रेडियो ऑर्बिटल नहीं होते हैं, इसीलिए वो अपनी कोवैलेंसी एक्सटेंड नहीं कर सकता। जब अपनी कोवैलेंसी एक्सटेंड नहीं कर सकता तो कभी भी 6 क्लोरीन के साथ जुड़ नहीं सकता। तो जो नहीं फॉर्म होगा, नॉट कैन नॉट एग्जिस्ट में बहुत आसान क्वेश्चन बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट के साथ हुआ, क्योंकि उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 है, तो कभी भी सॉरी मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 है, उसके अलावा बाकी सिलिकॉन भी 6 कर सकता है क्योंकि उसके पास वैकेंट होता है, जर्मेनियम आल्सो हैव वैकेंट ऑर्बिटल, वैलेंसी एक्सटेंड करके 6 कर सकता है, टिन आल्सो वैकेंट ऑर्बिटल, वैलेंसी में एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होते हैं, इसीलिए वो अपनी वैलेंसी एक्सटेंड नहीं कर सकता। जब वैलेंसी एक्सटेंड नहीं करता तो मैक्सिमम वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, 6 बॉन्ड कभी फॉर्म कर ही नहीं सकता, तो कभी नहीं बनेगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या होता है, द करंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ ट्राइहैलाइड आयन इज। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिए और थोड़ा समझने का प्रयास करिए। बेटा देखिए ट्राइहैलाइड आयन बनना है, ठीक है। बेटा देखिए जो बिगर साइड होगा, मतलब भाई इसमें जो भी होगा एक सेंट्रल एटम होगा, सेंट्रल एटम से जो बाकी एटम जुड़ेंगे, तो पहले तो ये समझिए कि जितना बड़ा सेंट्रल एटम होगा उतना आसानी से बाकी एटम जुड़ सकते हैं। भाई यदि छोटा एटम है उससे जुड़ेंगे तो स्टेबिलिटी कम होगी। क्या होगी? स्टेबिलिटी कम होगी, यानी जो आपका आयन है यहाँ पर फैक्टर लगेगा, उसमें क्या लगेगा, स्टेबिलिटी ऑफ ट्राइहैलाइड आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या होगा, साइज ऑफ सेंट्रल एटम। क्या होगा बेटा? साइज ऑफ सेंट्रल एटम। तो देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें आपका आयोडीन है सेंट्रल एटम की तरह, ब्रोमीन है और बस आयोडीन है और ब्रोमीन है। इसका मतलब जो आपका इसमें क्या होगा, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ जो फैक्टर लगेगा स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल का साइज जो होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना बड़ा होगा उतने बड़े उस पर बाकी मॉलिक्यूल लग सकते हैं, क्योंकि आयोडीन सबसे बड़ा है, तो आयोडीन पर ही बाकी मॉलिक्यूल लगेंगे तो क्या होगा, स्टेबल ज्यादा होगा। देखिए पहला वाला I3 तक स्टेबल होगा, लेकिन I3 स्टेबल सब में दे रखा है, ये फैक्टर कॉमन हो गया। अब क्या होगा आगे देखकर देखिए, उसके बाद I से ही बाकी जुड़े हो, I से ये भी जुड़ा है, I से ये भी जुड़ा है, I से ये भी जुड़ रखा है, तो इसके बाद क्या होगा बेटा, I के बाद ये होगा, ठीक, Br वाला, यस Br3 को उसने स्टेबल बता रखा है, और उसके बाद ये आयोडीन दे रखा है, तो आयोडीन स्पेशल है वो आपका सही होगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही होगा, ऑप्शन बी, क्योंकि सबसे अधिक स्टेबल ये होगा, देन ये होगा, देन ये, देन ये, क्योंकि साइज का सबसे बड़ा है, तो इसका क्या होगा, 3 आयोडीन लग सकते हैं। भाई एक सेंट्रल एटम होगा, यदि आपको याद, उसका आयोडीन क्या होता है, I3- का आयोडीन होता है sp3d। इसमें 3 लोन पेयर होते हैं, तो क्या होता है, 3 लोन पेयर होते हैं, और उसके बाद 2 आयोडीन ऊपर नीचे लगा होता है, जिससे क्या होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। अगला देखिए बेटा आपका, which of these are Lewis base, which of these are Lewis base, ये पूछा गया GSC 2012 क्वेश्चन है। ऊपर वाला क्वेश्चन PG 2016 का है, ये वाला GSC 2012 का क्वेश्चन है। which of these are Lewis base, इसमें से Lewis base कौन है? बेटा देखिए आपको पता है एल्कीन क्या करता है, एल्कीन के पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में क्या होता है, पाई बॉन्ड अबव और बिलो होते हैं, मतलब क्या होता है, वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है जिससे इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करता है, इलेक्ट्रोफाइल को जब जोड़ लेगा इसका मतलब क्या होगा, वह लुईस बेस पर बिहेव करेगा। अगला psp के पास लोन पेयर है और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, तो ये भी आपका लुईस बेस है, ये भी लुईस बेस है, और ये भी क्या है, लोन पेयर डोनर नहीं, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डोनर होता है,
तो ऑल ऑफ दीज इज राइट आंसर कि सारे के सारे क्या हैं लुईस बेस है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज आर न्यूक्लियोफाइल, इसमें से न्यूक्लियोफाइल कौन है? न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जो है इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करे, यहां पे बात वही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करे। तो बेटा आपको पता है बेंजीन क्या होता है? बेंजीन जो रिएक्शन देता है सबसे पहले क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। बेंजीन स्टेबल है लेकिन उसमें क्या है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है जो घूमता रहता है, डिलोक्लाइज होता है 6 कार्बन पर। तो क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव बिलो होती है तो वो इलेक्ट्रोफाइल से जुड़ सकते हैं। तो यानी ये आपका बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल से जुड़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल है। ये बेंजीन में H हटा के NH2 लग गया है तो इसका इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ गई है रिंग में तो यह जुड़ सकता है इलेक्ट्रोफाइल से। PS3 में वही बात होता है, इसके पास लोन पेयर है तो न्यूक्लियोफाइल की तरफ जब करेगा इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ सकता है। लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज है, इसको ऑप्शन डी सही उत्तर है क्योंकि बेंजीन और एनिलीन और ट्राइफेनिल फॉस्फेन ये तीनों ही इलेक्ट्रोफाइल से जुड़ सकते हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। बेटा आपका फिर स्वागत है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 61। क्या बड़ा क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस रिड्यूस सिल्वर नाइट्रेट टू सिल्वर मेटल। यानी पूछा गया ऐसा क्वेश्चन हुआ है आपका GIC 2012 और GIC 2017 दो बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये। और क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑक्सी फास्फोरस एसिड है जो सिल्वर नाइट्रेट को सिल्वर में रिड्यूस कर देता है। इसका मतलब जो भी फास्फोरिक एसिड इसमें होगा जो ये प्रोसेस करेगा वह क्या होना चाहिए? वह रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करेगा। और आपको बताया था हमने और ध्यान रखिए हमेशा सिर्फ और सिर्फ वही फास्फोरिक एसिड मतलब ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस है या फास्फोरस एसिड है वही ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस बिहेव करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट जिनके पास P बॉन्ड H यानी P सिंगल बॉन्ड H होगा। सिर्फ और सिर्फ वही ऑक्सी फास्फोरस एसिड आपका बिहेव करेंगे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ऑप्शन हम देखते हैं बेटा, ऑप्शन हमारा है H3PO4। पहले H3PO देखिए कि आपका ऑर्थो फास्फोरिक एसिड है, P डबल बॉन्ड वो सब में होता है मतलब सारे फास्फोरिक एसिड में होगा। तो ये बेटा इसके पास आपका पीएच बॉन्ड नहीं है तो यह रिड्यूसिंग एजेंट का बिहेव नहीं करेगा। अगला ऑप्शन देखिए H4P2O7 का, इसका क्या स्ट्रक्चर है? P डबल बॉन्ड O OH OH O P डबल बॉन्ड O OH और OH। देखिए हो गया 3 3 6 7 H4P2O7 ये H3PO3 का बना रहे हैं इधर ही बना रहे हैं H3PO3 P डबल बॉन्ड O OH और OH देखिए H3PO3 P डबल बॉन्ड एक हो गया ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ गया, तीसरा यहाँ गया। अभी भी एक हाइड्रोजन आपका बचा हुआ है क्योंकि इसके पास है कौन सा बॉन्ड? पीएच बॉन्ड है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऑर्थो फास्फोरस एसिड। क्या नाम है इसका? ऑर्थो फास्फोरस एसिड इसका नाम है या सिर्फ फास्फोरस एसिड भी कहते हैं। इसके पास पीएच बॉन्ड है, इसके पास सी वाला ऑप्शन जो है हमारा H3PO3, इसीलिए यह बिहेव करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे बिहेव करता है? यह एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करता है इसीलिए यह सिल्वर नाइट्रेट को सिल्वर में रिड्यूस कर देगा। तो ऑप्शन सी सही है इस क्वेश्चन का उत्तर। आपको एसिड्स पता है कि किस इन चारों में किसके पास पीएच बॉन्ड है तो आपने आंसर दे दिया। ये तो मैंने सुना है इसलिए तड़ा लिखा है, आपको यदि पता है किसमें है ठीक हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या होगा? which of the following compound of xenon is highly reactive and explosive। आपको जो हमने नोबल गैस पढ़ा था वहां बात हमने की थी कि xenon का कंपाउंड XeO3 हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल है, कंपाउंड है और इसका एक्सप्लोजन पावर जो है वो TNT ट्राई नाइट्रोटोलुएन से 3 गुना ज्यादा होता है यानी हाईली एक्सप्लोसिव है। कौन सा? XeO3 xenon टेट्राऑक्साइड आपका होता है हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल और इसका जो एक्सप्लोसिव पावर है वह TNT से 3 गुना ज्यादा है। TNT से 3 गुना ज्यादा इसका एक्सप्लोजन पावर है। तो क्वेश्चन आपको पूछा गया PG 2012 में, बहुत आसान क्वेश्चन, आपको यदि याद है आपने सुन रखा है आपने हमारा लेक्चर देख रखा है तो क्वेश्चन हो जाता है आपसे आराम से। अगला क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन कब का है? GIC 2012 क्वेश्चन है ये। क्या विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट प्रोटॉन एफिनिटी? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मतलब ज्यादा, हमें चुनना है ज्यादा प्रोटॉन एफिनिटी किसमें होगी। पहले ध्यान से देखिए आप, ये इसमें जो मैं आपको मिला है अमोनिया के पास भी लोन पेयर, नाइट्रोजन में लोन पेयर, फॉस्फीन के पास, फास्फोरस के पास लोन पेयर
ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है और H2S के पास भी 2 लोन पेयर है। तो आपसे पूछा जाए कि इसमें से कौन ज्यादा प्रोटॉन एफिनिटी है, यानी सीधी बात है, इनडायरेक्टली इसको आप दूसरी बात में इस क्वेश्चन को कहें तो सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन है। प्रोटॉन मतलब होता है H+, प्रोटॉन मतलब होता है H+, या दूसरी बात हम कहें सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, सबसे अधिक उसकी प्रोटॉन एफिनिटी किसकी है, सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस में आपका क्या है, इसमें आपका है NH3। क्यों NH3 है, क्योंकि यदि हम बात करें तो फॉस्फीन और H2S में बेटा क्या है, सल्फर और फास्फोरस में वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है, तो उसका लोन पेयर वहां पर डीलोकलाइज भी होता है, लोन पेयर वैकेंट डी ऑर्बिटल में डीलोकलाइज भी होता है, तो इसलिए उसके इलेक्ट्रॉन मतलब एज अ डोनर यानी लोन पेयर देने की टेंडेंसी के हिसाब से उसकी एफिनिटी कम होती है, क्योंकि वो डीलोकलाइज होगा तो प्रोटॉन से उसकी एफिनिटी कम होगी। अब हम बात करें H2 और NH3 में, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी कम है, तो वह प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर ज्यादा है, तो आपका जो ये होगा ये एफिनिटी इसकी NH3 में की ज्यादा होगी, NH3 की एफिनिटी क्या होगी, H+ की प्रति ज्यादा होगी NH3। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका H+ से कंबाइन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है। थोड़ा आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो ऑर्डर है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो ऑर्डर है वो क्या है, वो आपका है सबसे स्ट्रॉन्ग फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यह ऑर्डर है। यदि आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पूछा जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, तो फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन और देन आयोडीन, इसका ऑर्डर ये होगा। यहाँ पर आपका क्योंकि जुड़ेगा इसलिए डायनोमिनल लिखते हैं, एलिमेंटरी स्टेट लिखते हैं। ठीक, अब आपसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पूछ दे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर, तो सबसे अधिक क्लोरीन, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो ये आपको ऑर्डर ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है। ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की, किसकी होगी, फ्लोरीन की। पूछा था स्ट्रॉन्गेस्ट, तो क्या होगा, ऑप्शन सी आपका उत्तर है। आपको ऑर्डर याद है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी क्वेश्चन खूब आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी क्वेश्चन पूछा था, किसके ज्यादा होगी, और ऑक्सीडाइजिंग पावर का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जीएससी 2012 में पूछा गया बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन, यदि आपको ध्यान है क्वेश्चन। अगला देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोफाइल, इसमें आपका न्यूक्लियोफाइल कौन है। न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होना चाहिए बेटा, न्यूक्लियोफाइल के पास होना चाहिए लोन पेयर, क्या होना चाहिए, लोन पेयर, ताकि वह इलेक्ट्रोफाइल से कंबाइन कर सके। न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर, ताकि वह इलेक्ट्रोफाइल से कंबाइन कर सके। देखिए BF3CO2 SO2 और ROH, ये चार आपके हैं। इससे पूछा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, तो देखिए ध्यान से, BF3 इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, BF3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, सेंट्रल में कंबाइन करता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो यह आपका क्या है, तो ये आपका वो क्या नाम उसका, लोन पेयर एक्सेप्टर है, तो लोन पेयर दे नहीं पाएगा, लोन पेयर दे नहीं पाएगा तो आपका वो नहीं कर सकता, वो क्या नहीं कर सकता, लोन पेयर दे सकता है। इसमें कोई ये लूज एसिड है, तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल नहीं है। अगला CO2, देखिए CO2 में क्या है, C डबल बॉन्ड O कार्बन की वैलेंसी 4 होती है पूरी है, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो एज अ बिहेव एज अ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा नहीं होगी, कहा जाए इलेक्ट्रॉन एकदम कंसंट्रेट होता तो क्या करता है, ये इलेक्ट्रोफाइल से कंबाइन करता, तो यह इलेक्ट्रोफाइल से कंबाइन नहीं कर सकता, तो ये भी नहीं है। अगला देखिए SO2 और ROH, आपका दो बचा आपका, तो पूछा है इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, यानी कौन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, थोड़ा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे अटैक कौन करेगा, तो देखिए ध्यान से, यदि आपको पता है इन दोनों में बात करें तो इसका ROH करता है बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ भी बात वही है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो उसका लोन पेयर डिलोकलाइज नहीं होता, जबकि सल्फर के पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो वो अपना लोन पेयर डिलोकलाइज कर सकता है, इसीलिए ROH एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है, एज अ बेस भी बिहेव करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव करेगा। अगला देखिए नेक्स्ट,
Which of the following act as an oxidizing agent? यह क्वेश्चन क्या है आपका जीआईसी 2017 का कि इनमें से कौन है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है? इनमें से कौन है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है? थोड़ा देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट करे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इलेक्ट्रॉन जो दे देते हैं, रिलीज कर देते हैं, वो क्या होते हैं? वो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। या हम कहें ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो अपना घटा लेगा इजिली से, और जो बढ़ा लेगा वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए ध्यान से, क्या है, थैलियम +3 में, एल्यूमिनियम +3 में, बोरॉन +3 में नन ऑफ दीस दे रखा है, यानी बोरॉन फैमिली मेंबर है। आपको यदि याद हो, हमने पढ़ाया था, ध्यान रखना है। बोरॉन पी ब्लॉक का एलिमेंट है, 13वां ग्रुप है ये। और आपको पता है वहां एक टर्म यूज होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या होता है? ग्रुप में नीचे जाने पर बोरॉन फैमिली की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? वो है प्लस, जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है आपकी +3, और इनर्ट पेयर इफेक्ट वर्क करेगा तो +1 भी आपका होगा, यानी ग्रुप में नीचे आने पर स्टेबिलिटी ऑफ +3 डिक्रीज होगा और +1 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। थैलियम का जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +1, यानी वह 2 इलेक्ट्रॉन लेकर +3 से +1 में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसका +1 मोर स्टेबल है और +3 लेस स्टेबल है। तो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में कन्वर्ट होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जबकि एल्यूमिनियम का +3 और बोरॉन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसीलिए यह आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि Tl+3 से यह 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Tl+ में कन्वर्ट होता है। ये क्या है? ये आपका है लेस स्टेबल। Tl+3 क्या था आपका? लेस स्टेबल, और T1 क्या है? मोस्ट स्टेबल। तो मोस्ट स्टेबल से पर वो कन्वर्ट हो जाता है लीस्ट स्टेबल से, तो लीस्ट स्टेबल से मोस्ट स्टेबल में कन्वर्ट होने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, यानी यार नेचर क्या हुआ इसका? क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ इस स्टेट में, क्योंकि +3 से +2 में +1 में इसके जाने की इच्छा प्रबल है, जाने की इच्छा प्रबल है, इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा प्रबल है। जब इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा प्रबल है तो यह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी के साथ बेटा आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 4 पार्ट में बनाए आपके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 4 पार्ट में करके हमने टोटल 66 क्वेश्चन डिस्कस किया है जो पी ब्लॉक से पूछे गए हैं। तो आप समझिए पहले पी ब्लॉक से कितना इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे क्वेश्चन आते हैं, जीआईसी में भी आता है और पीजीटी में भी आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका हमने टोटल वीडियो अपने चैनल केमिस्ट्री अड्डा पर अपलोड कर रखा है, पूरा थ्योरेटिकल वीडियो। एक मतलब कि किसी की एक लेक्चर है, किसी की बोरॉन फैमिली का एक लेक्चर है, कार्बन का एक लेक्चर है, बड़ा लेक्चर है। आप उसको एक पार्ट में ना दे सकें तो 2 पार्ट में देखें, लेकिन सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हमने इंक्लूड की है। और यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं पूरे पी ब्लॉक का, तो ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने नहीं कराया है जो मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो पूछा गया हो प्रीवियस ईयर में, या हमने नहीं करता आगे पूछा जाए जो हमारे नोट से बाहर का हो। तो आप उस वीडियो को पूरा देखिए और उसके बाद उसको अच्छे से तैयार करिए। थैंक यू।